हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की आधारभूत जगह से शुरुआत कर रहे हैं। और ये आधारभूत जगह क्या है? ये बिल्कुल उस जगह से जहाँ शून्य कहते हैं ना, कि जहाँ शून्य से शुरुआत करें। हम शून्य से भी नीचे से शुरुआत करेंगे। शुरुआत का जो टॉपिक है वो ले रहे हैं हम संवैधानिक विकास। अंग्रेजी में हम इसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इवेलुएशन भी बोल देते हैं। इसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। आप इसका भाग पहला ही हम ले रहे हैं। कि भाग पहला का तात्पर्य है कि चूंकि टॉपिक अपने आप में लंबा है, इसलिए इसे थोड़ा टुकड़ों में बांट करके अध्ययन करें तो ज़्यादा सहूलियत होगी। दूसरी बात यह है कि ये टॉपिक अपने आप में इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था का है, तो ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। तो क्या सच है? जितना भारतीय राज्य व्यवस्था का है उतना ही मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है। इसलिए आपको दो जगह या दो के बीच का एक टॉपिक इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के बीच एक कनेक्टिंग का काम करता है, और दोनों में समान रूप से सिलेबस में दिया हुआ रहता है। हर एग्ज़ाम्स की किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स हो, उन सिलेबस में हमेशा दोनों में रखा रहता है। तो इसके पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक कंपैरेटिवली जो दूसरे टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। चूँकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है तो आपको याद ज़्यादा करना पड़ेगा। और इतनी चीज़ें याद कैसे रहे, इसके लिए स्टूडेंट बेसिकली इस तरह के टॉपिक का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसको इतिहास के संदर्भ में, उस परिस्थिति के संदर्भ में देखते हुए पढ़ना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे उन तथ्यों को दिमाग पर बोझ रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें आप आत्मसात कर लेते हो। और उन समय की परिस्थितियों में जा कर के आप जब फील करते हो और अपने आप को वहाँ ले जाते हो, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। इसीलिए हम अध्ययन केवल ये नहीं करेंगे कि क्या क्या हुआ और एक लिस्ट पकड़ा दी, नहीं। हम बेसिकली इस टॉपिक का अध्ययन आपके साथ में जो चर्चा करूँगा, उस चर्चा में उन समय की इतिहास की परिस्थितियों के आधार पर किस तरह से चीज़ें निकली है उसको देखेंगे, थोड़ा धीरे सहजता के साथ में, ताकि जब आप पूरा क्लास सुनो उसके पश्चात हल्का अनुभव करो। कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल हल्का कर दिया जाए और टॉपिक पे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। शुरुआत कहाँ से करें स्टूडेंट? शुरुआत जीरो से है, मतलब जीरो से ही कर लेते हैं। तो कहाँ से करें? मीनिंग से करते हैं। हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली स्टूडेंट, संविधान किसी राष्ट्र, राज्य या देश, कोई भी एक शब्द ले लें, उसकी सर्वोच्च आचार संहिता है। मतलब आपने सर्वोच्च कानून हाँ बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा वर्ड है सुप्रीम कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है? जो आचरण को नियमित करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहें? किसी भी राज्य की, किसी राष्ट्र की, किसी देश की, कोई भी एक शब्द ले लें, कि सुप्रीम कोड ऑफ कंडक्ट है जो उस राष्ट्र या राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक कह सकते हैं, या सबसे अच्छी बात कि हम सबको ले लेते हैं अन्य, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अन्य व्यवस्थाओं की क्या करता है? संरचना, प्रक्रिया व व्यवहार को सुनिश्चित या विनियमित करता है। उस सुप्रीम कोड ऑफ कंडक्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। संविधान किसी राष्ट्र, राज्य या देश की सर्वोच्च आचार संहिता है जो उस देश की
राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था अथवा अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं की संरचना, प्रक्रिया एवं व्यवहार को सुनिश्चित करती है। क्लियर? सवाल उठता है तो फिर संवैधानिक विकास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या है फिर, जो हमारा टॉपिक ही है? स्टूडेंट, संवैधानिक विकास क्या है? इसे जानने के लिए ये देखा जाता है कि संविधान का विकास या संविधान कैसे विकसित हुआ। भारत के संदर्भ में उदाहरण लेते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। इस संविधान का निर्माण, आप क्या कहोगे, एक संविधान सभा ने किया। क्या यह बात सच है? जब गहराई से मूल्यांकन करेंगे तो स्टूडेंट पाओगे कि यह बात सच नहीं है। तो क्या संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? किया गया। तो क्या संविधान का विकास संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? नहीं किया गया। तो किसके द्वारा हुआ? विकास बेसिकली इतिहास की बहुत सारी घटनाओं का परिणाम होता है। भारतीय संविधान का विकास भी इतिहास की सैकड़ों घटनाओं का परिणाम है। इसीलिए भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की जब बात करें तो हम इतिहास की उन घटनाओं का जिक्र करेंगे, उन घटनाओं को सम्मिलित करें जो आज के वर्तमान संविधान के लिए उत्तरदायी हो। बात समझ रहे? इसलिए हम पीछे से जाएंगे और आज की जो व्यवस्था है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा समझाता हूँ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनी? फेडरल सिस्टम कैसे आया? जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी कहाँ से आई? कैसे विकसित हुई? क्या किसी देश से उधार ली गई, जैसे हम पढ़ते ना कि संविधान के सोर्स, या इस देश के भीतर इतिहास की बहुत सारी घटनाओं में एक स्वतः विकसित व्यवस्था हो रही थी और उन विकसित व्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार करके संविधान सभा ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। क्या यह सच है? बिल्कुल यही सच है। इसीलिए संवैधानिक विकास में उन सारी घटनाओं को हम सम्मिलित करते हैं। मैंने आपको फिर कहा, पहले भी कहा था, फिर दोबारा से टॉपिक शुरू हो रहा है उससे पहले ये बात दोबारा से दोहरा रहा हूँ। इस टॉपिक को थोड़ा धीरे और थोड़ा सहजता के साथ में सुनिए। भागदौड़ से या फाफू करने से आपकी कभी भी किसी टॉपिक्स पे कमांड नहीं बनती है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे सहजता के साथ में ये टॉपिक आपको आत्मसात कराऊं। ठीक है मित्रों, संवैधानिक विकास में किन घटनाओं को ले, भारत के संविधान के संवैधानिक विकास में किन किन चीज़ों को ले? पीछे से ले सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन फिर जैसे प्रशासनिक विकास में तो है योगदान, बल्कि बहुत सारी चीज़ें संविधान में बहुत पुरानी भी है, लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग भाग ब्रिटिश काल की घटनाओं का परिणाम है। इसीलिए संवैधानिक विकास भी हम ब्रिटिश काल से शुरू करते हैं। अब ब्रिटिश काल कहाँ से शुरू करें? ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में इस देश में आई, वस्तुतः शुद्ध रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी। आप पढ़ते हो इतिहास में, यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स में, शुरुआती नियमों में ये लिखा हुआ था कि इसमें कोई भी ईमानदार व्यक्ति इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर नहीं बनेगा। मतलब एक तरह से जो यूरोप की बहुत सारी कंपनियों में जो प्रतिस्पर्धा थी, उस प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य था
लाभ कमाना, उसमें से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और भी लोग आए, डच आए, स्पेनिश आए, पुर्तगाली आए, लेकिन मुख्यतः इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की एक कंपनी थी, वो सफल रही। लेकिन क्या हम 1600 ईस्वी से माने? नहीं। जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? बेसिकली पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से, या पूरा प्रत्यक्ष तो नहीं कहे, आंशिक प्रत्यक्ष, या कुछ कहें कि हम प्रत्यक्ष रूप से जो शासन शुरू होता है वो 1765 में बंगाल से शुरू होता है। अगर इससे पहले की घटनाओं को आप देखें तो थोड़ा सा आप पीछे की घटनाओं को जाके देख सकते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। मैं ज़्यादा तो डिटेल यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि इतिहास का टॉपिक है, इतिहास के सर से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। 1764 में जब प्लासी के युद्ध में इन्हें सफलताएं मिली, इनको लगा कि अब तो हमको व्यापार में मुनाफा कमाना है, तो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता को हासिल करना चाहिए। इसलिए 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात क्या हुआ? 1765 में बंगाल में क्या लागू किया गया? द्वैध शासन। द्वैध शासन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायरची सिस्टम। डायरची रूल्स भी बोल सकते हैं, डायरची सिस्टम भी बोल सकते हैं, डायरची गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। द्वैध शासन लागू किया गया। कहाँ? बंगाल में। बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, नहीं है बिहार, इसकी दीवानी वहाँ आ गई थी। आपको मोटे तौर पर उस समय की पूरी व्यवस्था इतिहास में आप देखते हो तो बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ। बेसिकली बंगाल में द्वैध शासन क्या था, हल्का से ये जानना भी जरूरी है। बंगाल का द्वैध शासन स्टूडेंट की शासन की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, और शासन पर प्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रण था वो भारतीय राजा महाराजाओं सामंतों का ही रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रण रहा वो कंपनी का रहा। इस तरह से दोहरा शासन व्यवस्था शुरू हुई। यह प्रयोग बंगाल में सफल नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक शुद्ध रूप से व्यापारी कंपनी थी वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं थी, और इसकी गतिविधियों में घोर अनियमितताएं देखी जा रही थी। नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। तो बंगाल में जो द्वैध शासन शुरू हुआ, और शासन किसने शुरू किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ ब्रिटिश सरकार का कोई रोल नहीं है। अब यहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत ये होती है कि ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता है कि कंपनी अब चूंकि डायरेक्ट शासन करने लग गई है, इसलिए कंपनी को फ्री हैंड छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि इससे कंपनी की गतिविधियां इरेगुलर हो जाएगी और कल को हो सकता है कि कंपनी जो है हमारे हाथ से निकल जाए, नंबर 1। दूसरा, अगर कंपनी कुछ भी गलत करती है तो बदनामी तो आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की सोची और कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की सोची। मेरी बात को गौर कीजिएगा। बेसिकली द्वैध शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में शुरू किया गया। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। पहली बार प्रत्यक्ष शासन की भूमिका में आई। तब ब्रिटिश सरकार को लगता है, गौर कीजिएगा, ब्रिटिश सरकार को लगता है कि कंपनी को फ्री हैंड छोड़ना उचित नहीं होगा। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया, कंपनी की गतिविधियों को नियमित करना शुरू किया, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार, गौर कीजिएगा, ब्रिटेन की सरकार एक एक्ट पारित करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बात समझिएगा, यह एक्ट कोई भारत में पारित अधिनियम नहीं है, बल्कि ये एक्ट
ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पारित अधिनियम है जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, अंकुश रखना, विनियमन रखना है। बात समझ में आई होगी, निश्चित तौर पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये संवैधानिक विकास के जितने पहलू हम अध्ययन कर रहे हैं उनका पहला पड़ाव ब्रिटेन से शुरू होता है। पहला ही नहीं, उसके पश्चात इस कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कई एक्ट, कई चार्टर एक्ट, कई अन्य प्रकार के अधिनियम पास हुए। कहाँ? ब्रिटेन की संसद में। गौर कीजिएगा, भारत में नहीं, ब्रिटेन की संसद में। कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान का संवैधानिक विकास का जो संवैधानिक विकास है वो परिणाम है ब्रिटिश संसद में पारित अधिनियम या ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अनेक प्रकार के आदेश जिनका प्रभाव इस देश में हुआ। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी यहाँ आई होगी कि ये रट्टा नहीं लगाना, हमको उस भाव के साथ में भी जुड़ना है जो उस समय की परिस्थितियों में घटित हो रहा था। कौन कौन से एक्ट थे स्टूडेंट? थोड़ा सा हम इनको एक बार देख लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को हम अध्ययन करें तो पूरे के पूरे शासन व्यवस्था को, जो ब्रिटिश शासन था, उस ब्रिटिश शासन को दो भागों में हम पढ़ सकते हैं। दो भागों में कैसे? एक वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और दूसरा वो जब सम्राट का शासन शुरू हुआ। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हुआ। कौन कौन से एक्ट थे? थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ किस किस को शामिल करें। इसमें हम शामिल करेंगे नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, नंबर 2 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बीच में और आएंगे चार्टर एक्ट, ये 3 होंगे। 3 का हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा? 1793, 1813 और 1833, बल्कि 4 होंगे, 1853। बात समझ में आ गई? ये व्यवस्था थी कंपनी के शासन के दौरान की। जब ब्रिटिश सम्राट का शासन शुरू होता है तो इसमें क्या क्या लेंगे हम? अब कितने हो गए? ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और छठा, 6। ठीक है ना? यहाँ एक चीज गौर करना, हम आगे बढ़े उससे पहले 1773 और 1793 में अंतर कितना है? 20 वर्ष का। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 20 वर्ष का। 1813 और 1833 के बीच अंतर कितना है? 20 वर्ष का। 1833 और 1853 के बीच अंतर कितना है? 20 वर्ष का। मतलब इस 20-20 में कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। और स्टूडेंट, राज ये है कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार देती थी। वो अधिकार 20 सालों के लिए दिया करती थी। तो हर 20 साल बाद में उसका नवीनीकरण हुआ है। तो ये जो 20-20 सालों का जो अंतर आपको दिख रहा है, ये कंपनी को व्यापार करने की छूट दी गई है हर 20-20 सालों पर। इसीलिए ये जो अंतराल है वो 20-20 वर्ष दिखाई दे रहा। तो एक बात ईयर के संदर्भ में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, एक बीच में केवल 1884 का आपको दिख रहा होगा कि ये अलग है, बाकी हर 20-20 साल पे है। अब आप आओ 7वां, क्या ले हम? भारत शासन अधिनियम
शॉर्ट में हम कहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1858। उसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम 1861। शॉर्ट में कहें तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, या हम कहें COI। गौर करना, पहले का नाम है भारत शासन अधिनियम, दूसरे का नाम है भारत परिषद अधिनियम, तीसरे का नाम है, सेम चीज है, भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट का नाम है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, आगे जाके देखेंगे। फिर वापस से देखिएगा 11 नंबर पर, 11 नंबर पर वापस ये चीज़ आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919। और 12 नंबर पर देखेंगे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कुल 13 एक्ट। आप गौर कीजिए, यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। इनके भीतर जरूर कुछ अंतर होगा। अंतर यह है स्टूडेंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज किया जा रहा था, एग्जीक्यूटिव में भी, लेजिस्लेचर में भी और जुडिशरी में भी। जबकि काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में काउंसिल के भीतर रिफॉर्म हो रहा था। काउंसिल का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, और काउंसिल का मतलब मोटे तौर पर लेजिस्लेटिव ही काउंसिल थी। उस समय एक और थी छोटी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप विधायिका कहते हो, उसमें सुधार जो हुए वो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में हुए। मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के सुधार कंपेरेटिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिफॉर्म से छोटे थे। और ये माना जाता है कि भारत का संविधान मोटे तौर पर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, लगभग 2/3 से ज़्यादा संविधान उसी से लिया गया है। लेकिन 1935 का एक्ट भी अपने आप में अनेक घटनाओं का विकास का परिणाम था। इसीलिए हम ये जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, ये संवैधानिक विकास के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। अब हम एक एक का अध्ययन करते हैं। पहले हम लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1773। क्या क्या हुआ, हमको जरूर समझना चाहिए कि क्या क्या हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट, मैंने आपको पीछे बैकग्राउंड बताया। जो बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू थी, उस व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी। वो व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई थी। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, कंपनी जो थी अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि मैं इस पर नियंत्रण रखूं। नंबर 3 चीज़, कंपनी के भीतर या कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त था और निजी व्यापार किया जा रहा था। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस एक्ट में ये 3 प्रावधान जो मैंने आपको बताया कि 3 समस्याएं उस समय थी, उन पर चोट की गई। चोट क्या की गई? पहली चीज़ अगर आप देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, सॉरी पहली चीज, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया। पहली चीज यहां से शुरू करते हैं। दूसरी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी के
प्रशासन में पहली बार हस्तक्षेप किया गया और हस्तक्षेप के माध्यम से क्या किया गया, नियमन किया गया, रेगुलेशन किया गया। और तीसरी चीज़, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को सीमित किया गया, खत्म नहीं किया गया, सीमित किया गया। बात समझ में आ गई? इतनी बात जो है, ये तीन चीज़ें तो आपको उस समय की परिस्थितियों से समझ में आ रही है कि उस समय ये ज़रूरत थी। अब और क्या बदलाव हुए? जो चौथा बदलाव हुआ, वो चौथा बदलाव क्या हुआ स्टूडेंट? उस समय नहीं है, मैं चौथे बदलाव को यहाँ ले रहा हूँ। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। एक बंगाल, 2 मद्रास और 3 बम्बई। उस समय मुंबई को बम्बई कहते थे, ठीक है, बम्बई। इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर जो शासन था उस समय, पहले 1873 से पहले जो शासन था, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इतना भी बड़ा नहीं, इसको, ये बंगाल। उस समय जो शासन था वो था गवर्नर का, मतलब 3 प्रेसिडेंसी थी और तीनों पर गवर्नर का शासन था। क्या बदलाव हुआ? बदलाव ये हुआ स्टूडेंट कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला बदलाव, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार जो पहला गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल किसका गौर कीजिए, किसका बंगाल का। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? उस समय का तात्कालिक गवर्नर जो बंगाल का था, वॉरेन हेस्टिंग्स। गौर कीजिएगा, ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो उस समय तात्कालिक गवर्नर था। इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। और साथ ही बंगाल के गवर्नर का साथ ही मद्रास और बम्बई के गवर्नर पर आंशिक, पूरा नहीं, आंशिक नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, ठीक है, मतलब उसके सुपरविजन में लेके आ गए, एक व्यवस्था कायम हुई। तो पहला बदलाव, चौथा बदलाव क्या हो गया? चौथा बदलाव हो गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। और पांचवा बदलाव हो गया कि उन पर आंशिक नियंत्रण लागू कर दिया गया। और छठा बदलाव हो गया कि गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्य की परिषद का गठन किया गया। किसको सहायता देने के लिए? गवर्नर जनरल को। लेकिन खास बात ध्यान रखना है, जिसका निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अब आप गौर कीजिएगा कि काउंसिल में कितने सदस्य? काउंसिल में एक गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर। तो बहुमत के लिए कितना चाहिए? 3। और ये 3 कोई भी हो सकता है। मतलब ये कि 3 एक तरफा हो तब डिसीजन होगा। एक गवर्नर जनरल को 2 मेंबर के सहयोग की जरूरत पड़ेगी कोई डिसीजन करवाने के लिए। ये कौन सी व्यवस्था हो गई? ये 6वीं व्यवस्था होगी। तो कितने बदलाव? 6 बदलाव हो चुके हैं।
सातवां बदलाव स्टूडेंट नहीं है, मैंने आपको बताया। चौथा बदलाव क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पांचवा बदलाव क्या था? पांचवा बदलाव था, मैंने आपको बताया, पांचवा बदलाव क्या था? यहाँ पे मद्रास व बम्बई के गवर्नर पर नियंत्रण। छठा बदलाव क्या था? 1+4 की परिषद का गठन। सातवां बदलाव क्या है? गौर करना, सातवां बदलाव था स्टूडेंट कि इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाए। प्रोविज़न था, हालांकि ये जो गठन है वो 1 साल बाद 1774 में होता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस प्लस 3 जस्टिस थे। एक चीफ जस्टिस और 3 जस्टिस थे। 1 साल बाद में गठन होता है, लेकिन इसका प्रोविज़न इसी एक्ट में था। ये सातवां बदलाव था। आठवां बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी की सारी व्यवस्था स्टूडेंट, ये सारी की सारी व्यवस्था कहाँ है? ये सारी की सारी व्यवस्था कहाँ है? भारत में है। जबकि ये एक्ट कहाँ से पारित हो रहा है? ये एक्ट ब्रिटेन से पारित हो रहा है। गौर कीजिएगा, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो रहा है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया जाए? हस्तक्षेप किया जाए, नियंत्रण रखा जाए। लेकिन ये नियंत्रण कैसे रखें? इसके लिए, इस पर नियंत्रण रखने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी उस समय, वो ध्यान देना जरूरी है। उस बॉडी का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उस बॉडी का नाम था निदेशक मंडल, जिसको काम दिया गया, ये भी ध्यान दीजिए, जिसको काम दिया गया कि कंपनी की व्यापारिक, कंपनी की सैन्य और राजस्व मामलों पर और प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण रखें। गौर कीजिए, जो आठवां बदलाव था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन, जिसका मुख्य काम क्या था? जिसका मुख्य काम था कि कंपनी की सैन्य, राजस्व मतलब व्यापारिक तथा प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण रखना, जिसमें उस समय 24 सदस्य रखे गए। 24 सदस्यों की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो स्टूडेंट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये नाम ही इसलिए रखा क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट किया गया। क्या क्या बदलाव हुए? एक बार दोबारा से इन्हें संक्षिप्त में देखिए। क्या बदलाव हुए? पहली बार कंपनी के मामलों में नियमन किया, द्वैध शासन को खत्म किया, कंपनी के निजी व्यापार को सीमित किया, पूर्णतः बंद नहीं किया। ये तो पहले प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, इसलिए मैंने 3 चीज़ें बता दी। जो मोटे बदलाव हुए वो क्या हुए? उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल, तीनों पर गवर्नर का शासन था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पदवी दे दी गई और उसका नियंत्रण मद्रास और बम्बई के गवर्नर पर किया गया। इस प्रकार पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसका निर्णय बहुमत के आधार पर होना था। ब्रिटेन की सरकार के कंपनी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जो कंपनी के सैन्य, प्रशासनिक और व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण रख रहा था, जिसमें 24 सदस्य थे। एक सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न किया गया, जो 1 साल पश्चात अर्थात 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट गठित हुआ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। इलियाज नाम के पहले मुख्य न्यायाधीश यहाँ इसमें बने। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट पहला वो कदम है जो संवैधानिक विकास की दृष्टि में हम देख सकते हैं। आप मेरे से पूछ सकते हो ये बात
और आपके दिमाग में आना भी चाहिए। सर इसमें संवैधानिक विकास जैसी कौन सी बात है, ये तो आप एक्ट पढ़ा रहे हो, सोचना चाहिए ना। इसमें संवैधानिक विकास जैसी कौन सी बात है स्टूडेंट। कैसे, देखिएगा क्या क्या है, मैं आपको बता दूं। ये एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य निर्णय बहुमत के आधार पर क्या हुआ, आज की जिस संसद की बात हो रही है उस संसद का उद्भव निर्णय बहुमत के आधार पर, जिस डेमोक्रेसी की बात हो रही है उस डेमोक्रेसी का उद्भव गवर्नर जनरल का नियंत्रण मद्रास और जो है बम्बई के गवर्नर पर, जो सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था जिसकी बात कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था, जो फेडरल सिस्टम की हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं वो एक तरह से, ज़्यादा नहीं लेकिन इसका आंशिक सोर्स देख सकते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हो नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो संकल्पना है संविधान के संरक्षण वाली, वो 1935 के अधिनियम से आती है। लेकिन चूंकि इसका नाम सुप्रीम कोर्ट था ये न्यायालय सिंपल कोर्ट, लेकिन नाम सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है ना, इसलिए इसको वो सुप्रीम कोर्ट मत मानिए जो वर्तमान वाला सुप्रीम कोर्ट है। वर्तमान वाले जो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है बेसिकली उसका संबंध 1935 के एक्ट से आता है, इससे नहीं आता, ठीक है। तो एक पॉइंट रेगुलेटिंग एक्ट को मैंने डिटेल से आपको समझाया और निश्चित तौर पर ही अब तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट की बारीकियाँ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या खास बात थी और ये क्यों आया। खास बात से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आप खास बात रखोगे तो दिमाग में पुलिंदा रख लोगे। बेसिकली स्टूडेंट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से रेगुलेशन तो आया लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी, और उन कमियों को, चूंकि पहली बार व्यवस्था लेके आए थे तो पहली बार वाली व्यवस्था में कई कमियां रहती है, कई खामियां मिलेगी। उन कमियों को दूर करने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए। 1784 से पहले 1781 में बेसिकली प्रयास हो चुका था। इससे पहले, इससे पूर्व में क्या प्रयास हुआ था, 1781 में बेसिकली एक्ट ऑफ सेटलमेंट, नाम से ही देखो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब उसको सेटल करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए 1781 में एक एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया जा चुका था, लेकिन फिर भी वो कमियां दूर नहीं हुई। तब ब्रिटेन के पार्लियामेंट के सदस्य लॉर्ड पिट्स ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। क्या ड्राफ्ट तैयार किया, जिससे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया जा सके। इसीलिए चूंकि पिट्स ने ये ड्राफ्ट तैयार किया, इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा, क्योंकि इंडिया के संदर्भ में किया, तो पिट्स इंडिया एक्ट। वस्तुतः यह एक इंडिपेंडेंट एक्ट न होकर के ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर कर रहा था। इसीलिए इस एक्ट को सुधारवादी अधिनियम भी कहा जाता है, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया। आप मुझसे पूछोगे कि ऐसी क्या कमियां थी, मैं आपको बताता हूं कि क्या कमियां थी। देखिएगा, हम दोबारा से एक बार उसमें जाते हैं। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी। 3 प्रेसिडेंसियां क्या थी, बम्बई, पूरा ही नाम लिख देते। 3 प्रेसिडेंसियां थी, बम्बई, मद्रास और क्या थी, बंगाल। बंगाल वाले को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल, और उसको सलाह देने के लिए 4 सदस्य। यहाँ क्या थे, गवर्नर, और उन पर क्या था, ये नियंत्रण, ठीक है। ये व्यवस्था थी भारत की। ब्रिटेन में क्या व्यवस्था रखी, ब्रिटेन में क्या व्यवस्था रखी कि इस पर नियंत्रण के लिए क्या बनाया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जो क्या काम कर रहा था, जो सैन्य, राजस्व मतलब वाणिज्यिक
और प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण रखना इसका काम था। अब आप कहोगे कि कमियां क्या थी। पहली चीज, ये जो 4 सदस्य थे, 1+4, 1+4, यह निर्णय कैसे हो रहे थे, बहुमत से। लेकिन यह प्रॉब्लम क्या थी कि जो एक गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल के निर्णयों को कई बार उलट दिया जाता था। मतलब जो गवर्नर जनरल था ये अपने आप में क्या था, कमज़ोर था, ये निर्णय नहीं ले पाता था। नंबर 1 चीज़। दूसरी क्या कमी थी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कंपनी के सैन्य, राजस्व और प्रशासनिक मामलों पर तो नियंत्रण रखा, लेकिन चूंकि कंपनी की गतिविधियां शुद्ध राजनीतिक हो चुकी थी, इसलिए राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण का कोई मैकेनिज्म नहीं था। तीसरी कमी क्या थी। तीसरी कमी थी कि कंपनी की निजी गतिविधियों को रेगुलेट तो किया लेकिन ख़त्म नहीं किया था, इसीलिए करप्शन की समस्या अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इसीलिए स्टूडेंट, जो ये 3 कमियां थी, उन 3 कमियों को मोटे तौर पर पिट्स इंडिया एक्ट में दूर किया गया। कैसे दूर किया गया। इस सुधारवादी अधिनियम के तहत पहला जो सुधार किया गया, वो सुधार क्या किया जाता है। नंबर 1, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उस परिषद में 4 सदस्यों की संख्या को घटाकर कितना कर दिया जाता है, 3 सदस्य। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट कि 4 से घटा करके जब 3 किया गया, तो गवर्नर जनरल को अब अपना निर्णय लेने अथवा बात मनवाने के लिए केवल एक ही सदस्य की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब गवर्नर जनरल पहले से ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया। क्लियर हुई। दूसरी चीज़ क्या थी। दूसरी चीज़ थी स्टूडेंट, कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के लिए कोई ढांचा नहीं था। इसीलिए इस व्यवस्था में जो बदलाव किया जाता है, वो एक और संस्था खड़ी की जाती है जो यहाँ नियंत्रण रखते हैं, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, जो क्या काम कर रहा है, जिसको काम दिया गया कि कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखे, जिसे काम दिया कि कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखे। इसीलिए स्टूडेंट एक नई बॉडी बनाई। इसमें 6 सदस्य थे और ख़ास बात ध्यान रखना, इसका एक सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, जो इसका अध्यक्ष था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। मतलब सीधा ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी, उसका एक सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष, मतलब कंपनी पर सीधा किसका नियंत्रण स्थापित हो रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इसीलिए एक नई संस्था गठित हुई। वो नई संस्था क्या थी। वो नई संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष था वो क्या था, ब्रिटेन की कैबिनेट का मेंबर होता था। मतलब सीधा ब्रिटिश सरकार का क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। किस तरह का नियंत्रण, राजनीतिक नियंत्रण। दूसरा सुधार। तीसरा सुधार स्टूडेंट, कंपनी के निजी व्यापारी नहीं, किसी भी प्रकार की भेंट उपहार लेने को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि यही तो समस्या आ रही थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट में 3 बड़े बदलाव हुए। वो बदलाव क्या हुए। गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति की संख्या 4 से घटा करके 3 करी। इस तरह से गवर्नर जनरल को मजबूत बनाया। साथ ही जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, जिसके माध्यम से राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण रखा और कंपनी के निजी व्यापार को समाप्त कर दिया गया।
कर्मचारियों के निजी व्यापार को, कंपनी के नहीं, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को ख़त्म कर दिया गया। इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वो बेसिकली नए बदलाव नहीं थे, बल्कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर कर रहा था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रिफॉर्मेटिव एक्ट भी कहते हैं। आप कहोगे कि इसका कैसे, बेसिकली ये सारा संबंध किससे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो द्वैध शासन 1765 में ख़त्म हुआ, वस्तुतः 1784 में दोबारा से शुरू हो जाता है। किसके बीच, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच। और ये द्वैध शासन 1858 तक, जब तक कि सम्राट का शासन शुरू नहीं हो जाता, तब तक जारी रहता है। तो एक तरह का द्वैध शासन खत्म होता है, पिट्स इंडिया एक्ट में दूसरी तरह का द्वैध शासन शुरू हो जाता है। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट, आपको पिट्स इंडिया एक्ट पर भी समझ बनी होगी। इसके पश्चात 4 चार्टर एक्ट निकलते हैं 20-20 सालों के अंतराल पर। मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि हर 20 साल बाद में कंपनी को नवीनीकरण करवाना पड़ेगा। इसलिए सरकार आदेश जारी करती थी कंपनी के बारे में, उन आदेशों को कहा जाता था चार्टर एक्ट। इसीलिए 4 चार्टर एक्ट को हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे स्टूडेंट। 4 चार्टर एक्ट कौन से हैं? 4 चार्टर एक्ट को हम देख रहे हैं, कौन कौन से हैं। एक बार हम एक ही साथ क्यों नहीं लिख ले। 4 चार्टर एक्ट थे 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, और 1833 का चार्टर एक्ट, और 1853 का चार्टर एक्ट। एक ही साथ देखते हैं। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बड़ा बदलाव तो तीनों के अंदर एक साथ ही हो जाएगा। तीनों माम के 20 वर्षों के लिए कंपनी को व्यापार की क्या दी गई, अनुमति दी गई। ये बात कहाँ लागू होती है, यहाँ भी लागू होती है। ये बात कहाँ लागू होती है, यहाँ भी। और ये बात कहाँ लागू होगी, यहाँ भी। इसलिए ये बात तो सब जगह लागू होगी, ठीक है, बार बार नहीं ली। दूसरा बदलाव सिर्फ इतना था इसमें कि बंगाल के गवर्नर जनरल का बम्बई व मद्रास के गवर्नर पर पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन का अधिकार क्या कर दिया गया, अधिकार बढ़ा दिया गया। बस, खास नहीं, कुछ सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था की, कुछ पावर बढ़ा दिया, और कोई बड़ा बदलाव नहीं। चूँकि बड़ा बदलाव नहीं है, इसीलिए बुक्स में 1793 के चार्टर एक्ट की बात जनरली नहीं रखी जाती है। आप भी रख लो, लेकिन फिर भी एक क्रम आपको पता हो। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें क्या खास बात थी, ये ध्यान देने वाली है। इसमें कई बदलाव हुए, जिसमें से 20 साल के लिए कंपनी को अनुमति दी गई, ये तो हो ही गया। इसके अलावा कुछ और बदलाव हुए। नंबर 1, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म किया गया। पहले कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, लेकिन 2 चीज़ों में अभी रखा है, 2 चीज़ों के, एक तो चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ, एक तो ये ख़त्म नहीं किया गया, और एक चाय के मामलों में ये ख़त्म नहीं किया गया, को छोड़कर। इसको छोड़ करके कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म किया। पहली चीज़, राजनीतिक निर्णय नहीं है, व्यापारिक निर्णय है। दूसरी बात, राजनीतिक निर्णय अभी भी नहीं है। क्या दूसरी बात, ईसाई मशीनरियों को धर्म का
प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। मतलब ये एजेंडा शुरू हुआ कि लोगों को धीरे धीरे आप धर्म का प्रचार प्रसार करें, ईसाई धर्म की नैतिक शिक्षा दें, जिससे कि लोगों का सांस्कृतिक बदलाव किया जा सके। राजनीतिक प्रभुत्व के लिए सामान्यतः ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और तीसरी बड़ी बदलाव ये भी कि कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर क्या करें, खर्च करें। यह भी प्रोविजन इसमें रखा गया। आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट यह है, क्योंकि एजुकेशन पे खर्च करने से कंपनी का लोगों में विश्वास बढ़ेगा, या ये कहें कि कंपनी लोगों का विश्वास प्राप्त करेगी, जिससे कंपनी की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और जब कंपनी की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी और दूसरी तरफ ईसाई मिशनरी धार्मिक प्रचार करेंगे, तो सांस्कृतिक बदलाव आएगा, जिससे राजनीतिक सत्ताओं को कायम करने में मदद मिले। एक तरह से ग्राउंड जो काम था दीर्घकालिक शासन करने का, वो यहाँ शुरू किया। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, दिखने में छोटे बदलाव थे, लेकिन इसके उद्देश्य बड़े छुपे हुए और गहन थे। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आई होगी। पुस्तकों में भी ये बहुत कम दिया हुआ रहता है। इसके पीछे उद्देश्य ये था, क्योंकि बेसिकली इस एक्ट के माध्यम से संवैधानिक विकास में कोई खास योगदान नहीं है। इसीलिए जब हम संवैधानिक विकास का टॉपिक देखते हैं तो इनको छोड़ देते हैं। मैंने इसलिए लिए ताकि ये जो 2 एक्ट थे 20-20 सालों वाली बात, वो समझ में आ जाए, इसके मुख्य प्रावधान आपको पता लग जाए। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल की जो एग्ज़ाम्स है, और मैं उन चीज़ों से क्वेश्चंस उठाने की प्रवृत्ति आई है जहां पहले नहीं पूछे जाते थे, इसलिए मैंने बता दिया है। एक और हम लेते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। बेसिकली स्टूडेंट थोड़ा सा उस समय की परिस्थितियों को जानना जरूरी है आपके लिए, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाओगे। 1833 का जो समय था, इससे पहले का समय था, आप देखिए ये समय वो था जो सहायक संधि का समय था। सहायक संधि के माध्यम से साम्राज्यवाद की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, इसका विरोध हो रहा था, ज़बरदस्त प्रतिरोध हुआ, चूँकि जो कंपनी थी वो तेज़ी से साम्राज्यवादी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी और सहायक संधियों के माध्यम से राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमाती जा रही थी। यहाँ 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। चूँकि विस्तारवादी नीतियों का जब विरोध हुआ तो ये एक तरह से क्राइसिस आया, और हमेशा क्राइसिस जब भी आता है किसी देश पे, समाज पे, या व्यक्ति पे, या परिवार पे, तब एक महत्वपूर्ण बात घटित होती है कि जो मुखिया होता है उसके पावर को बढ़ाया जाता है, जिससे कि वो आपातकालीन निर्णय ले सके। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसके क्षेत्र को व्यापक किया जाता है। कुछ ऐसा ही चार्टर एक्ट 1833 में होता है। क्या होता है? चूँकि उस समय 3 प्रेसिडेंसियों की बात तो हम बार बार कर रहे हैं कि बंगाल, मद्रास और बम्बई, लेकिन तब तक साम्राज्यवादी विस्तार के तहत कई प्रेसिडेंसियाँ और आ गई, कईयों पे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व स्थापित हुआ। इसीलिए एक बड़ा बदलाव किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार पहली बार भारत सरकार अस्तित्व में आई। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आती है। इससे पहले बंगाल की सरकार थी जिसका मद्रास और मुंबई पर नियंत्रण था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास, बम्बई के साथ साथ जो अन्य क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित करवाया और कहा कि अब आप भारत का गवर्नर जनरल हो। इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अस्तित्व में आती है। और स्टूडेंट, उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब थे। इसीलिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम
बेंटिंग। गौर कीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। क्यों? बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने दूसरी बात बताई कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई थी कि संकट का समय था, प्रतिरोध था, इसलिए शक्तियों को विस्तार करने के साथ साथ शक्तियों को केंद्रीकृत भी करना जरूरी था। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ जो भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की शक्तियों को और अधिक बढ़ाया गया। एक तरह से ये कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में केंद्रीकरण का ये अंतिम प्रयास था। इसके पश्चात विकेंद्रीकरण ही होता है, पावर पूरी गवर्नर जनरल के हाथ में। तो एक सेंट्रलाइजेशन का अंतिम प्रयास। ठीक है, ये दो परिस्थितियों से उपजी स्थितियां मैंने आपको बताई कि क्यों भारत के गवर्नर जनरल की जरूरत पड़ी, क्यों शक्तियों का केंद्रीकरण करना पड़ा। एक और चीज़, तीसरी बात, जब विरोध होता है, आप गौर सुनिए, जब विरोध होता है तो जनरली सत्ता क्या करती है? जब विरोध होता है तो सत्ता एक काम करती है कि एक तरफ से कुछ चीज़ लेती है तो थोड़ा सा कुछ चीज़ दे देती है, जिससे कि उस विरोध की आग को कम किया जा सके। स्टूडेंट, ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ किया। क्या किया कि भारतीयों को ये विश्वास दिलाया इसी एक्ट के माध्यम से कि भविष्य में जो पद पर रिक्रूटमेंट होगा उनमें भारतीयों को अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मेरिट सिस्टम लागू किया जाएगा। आपको पता हो कि पुरानी व्यवस्था क्या थी? जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही प्रशासनिक और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रख रहा था। मतलब नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा था। और ये नियुक्ति कहाँ से हो रही थी? ये नियुक्ति ब्रिटेन के लोगों की नियुक्ति होती थी। उच्च पदों पर विशेषकर प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी न के बराबर थी। इस चीज़ को इस एक्ट में कहा गया। क्या कहा गया? इस एक्ट में कहा गया कि योग्यता आधारित भर्ती परीक्षा भर्ती होगी, जिसमें भारतीयों को अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा। जिसमें भारतीयों को अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा, भारतीयों को खुश करने के लिए। और एक और बात जो भारतीयों को खुश करने के लिए रखी, वो बात कौन सी थी? कि दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। हालांकि अब दो बातें हैं, ये दो सुधार लागू किए गए, क्योंकि उस समय जो दास प्रथा थी व्यापक स्तर पर थी। तो भारतीय लोगों का विश्वास जीतने के लिए दो बड़े सुधार किए। होते हैं ना, आजकल कृषि सुधारों के संदर्भ में बात चल रही है, श्रमिक सुधारों के संदर्भ में बात चल रही है, तो सरकार ऐसा ही करती है, आज भी करती है, पहले भी करती थी। तो क्या खास बात है? दो सुधार, एक योग्यता आधारित की बात कही कि भारतीयों को अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा, और दूसरी दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। क्या हुआ? इनका रिजल्ट क्या हुआ? बेसिकली ये वाली व्यवस्था जो योग्यता भर्ती थी, ये वाली व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। क्यों नहीं आई? आप कहोगे कि प्रावधान था, इसलिए नहीं आई ये व्यवस्था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा क्या लेना देना रहेगा, फिर हमें कौन पूछेगा। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के चलते जो मेरिट सिस्टम था वो लागू नहीं हुआ। बात क्लियर हो गई? नंबर दूसरी चीज़, ये जो दास प्रथा थी, ये दास प्रथा 10 साल बाद, मतलब 1843 में ये ख़त्म करते हैं। नहीं है, उस समय जो है 10 साल बाद में जो है इसे ख़त्म कर दिया जाता है लॉर्ड इलियाज के माध्यम से। तो ये ज़रूर लागू हुई, लेकिन 10 साल का समय लिया। कहने का मतलब यह है कि ये कुछ सुधार हुए। इन सुधारों में एक सुधार और भी हम लेंगे। एक सुधार ये लेंगे कि गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्य, एक गवर्नर जनरल था और 3 मेंबर थे, यही था ना। इसमें एक विधि सदस्य को भी नियुक्त किया।
हालांकि इसे वोट करने का अधिकार नहीं था। और ये जो विधि सदस्य था, ये कौन था आपको पता होना चाहिए, ये बाद में भी नाम आता है, लॉर्ड मैकाले। मतलब गवर्नर जनरल की 1+3 सदस्यों में एक सदस्य और जोड़ा गया केवल सलाहकारी, कि वो विधि मामलों में सलाह दे, एक तरह से आज का अटॉर्नी जनरल। और उसे वोट करने का अधिकार नहीं था। अटॉर्नी जनरल साहब को भी नहीं होता है। कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, संसद की मीटिंगों में भी भाग लेते हैं। तो ये व्यवस्था कैसे डेवलप हुई, संवैधानिक व्यवस्था, आप इसके तार जोड़िए। कैसे भारत वजूद में आया, कैसे मेरिट सिस्टम की बात हुई जो आज भी है, संविधान में है, नहीं, कैसे प्रथाओं को, दास प्रथा को खत्म किया गया, आज भी मौलिक अधिकारों में है। संवैधानिक विकास में क्यों हम 1833 को शामिल करते हैं, मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पर केवल ये नहीं देख रहे होंगे कि क्या हुआ, आप साथ साथ में ये बात भी देखिए कि संविधान के भीतर, आज के संविधान के भीतर उन घटनाओं ने कैसे प्रभाव डाला था। तो निश्चित तौर पर ही आप तारतम्यता बैठा करके समझ रहे होंगे इसे। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई। अब महत्वपूर्ण बात आती है, वही आती है, महत्वपूर्ण बात यह है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या बड़ा बदलाव। स्टूडेंट, ये समय को थोड़ा सा इस समय में जाइए। ये समय वो था जब गोद निषेध नीति नहीं है, जिसके तहत उन राज्यों में का साम्राज्य ब्रिटिश कंपनी ले लेती थी जहाँ कोई जो है किसी राजा के या सामंत के पुत्र नहीं होता। दत्तक पुत्र को भी मान्यता नहीं दे रहे थे। इसका बहुत सारी जो रियासतें थी, बहुत सारे जो क्षेत्र थे, उनमें ज़बरदस्त विरोध था। निश्चित तौर पर यह समय ये था जब साम्राज्यवादी नीति के कारण देश के भीतर एक गुब्बार था। और ये गुब्बार हम जब 1858 का मूवमेंट जो नेशनल मूवमेंट देखते हैं, हम स्वतंत्रता क्रांति देखते हैं, उसमें हम इसको देखते हैं। जब लॉर्ड कैनिंग साहब भारत आए थे, उन्होंने कहा था कि जो शांति है ये तूफान से पहले की शांति है। निश्चित तौर पर ही इस अशांति को पहले पहचान लिया गया था। इसलिए 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट में कुछ नए सुधार लागू किए गए। क्या नए सुधार लागू किए गए? पहली चीज़ जो नया अब तक नहीं हुआ था, उसको किया गया। पहली चीज़, योग्यता आधारित भर्ती परीक्षा को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और इसके लिए एक कमेटी का गठित किया। उस कमेटी का नाम था लॉर्ड मैकाले। और इस कमेटी की सिफारिश पर कब गठित हुआ? एक साल के बाद 1854 में गठित हुआ। 1855 में पहली भर्ती परीक्षा भी आयोजित हो गई थी। बात समझिएगा, 1855 में पहली परीक्षा का भी आयोजन हो चुका था, सिविल सर्विसेज परीक्षा का। तो जो मेरिट सिस्टम नहीं लागू हुआ था, आप कहोगे कि तो यहाँ भी था और यहाँ भी था, महत्वपूर्ण क्यों? यहाँ केवल प्रोविजन था, लागू नहीं हुआ, वहाँ तुरंत लागू किया गया। आप सोचिए कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भारतीयों का विश्वास उठ रहा था कि अंग्रेज सिर्फ वादे करते हैं, ये करते नहीं हैं। इसके माध्यम से उस उठते हुए विश्वास को वापस बहाल करने की कोशिश की गई। तो एक बड़ा बदलाव कि मेरिट सिस्टम को लागू किया गया और मैकाले कमेटी गठित की गई। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम समय जब भारत में मेरिट सिस्टम लागू हुआ, उसी समय ब्रिटेन में भी मेरिट सिस्टम लागू हुआ है। और वहाँ पर जिस कमेटी का नाम था, वो केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वो थी नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलियन कमेटी। नहीं, ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जो है किस जगह से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए अथाह भंडार आपके पास में और चीज़ें को रिलेटेड होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि मेरिट सिस्टम लागू किया गया, नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा बदलाव हुआ, दूसरा बड़ा बदलाव हुआ, वो ये हुआ कि विधायिका व कार्यपालिका में विभाजन किया गया। आप कहोगे कि ये क्या है? बेसिकली अब तक कानून बनाना और कानून क्रियान्वित करने वाला काम अलग अलग नहीं था। गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 3 सदस्य हुआ करते थे, 1/4 विधि सदस्य बन गया। यही तो था। अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, ये गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इस काउंसिल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल वो जो कानून बनाने में मदद करेगी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो जो कानून को क्रियान्वित करने में मदद करेगी।
और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्टूडेंट 6 सदस्य रखे गए। पहले कितने थे? 1 + 3। बड़ा रिफॉर्म क्या किया गया कि उसमें से एक सदस्य जो विधि सदस्य था, जो अस्थायी था, जो विधि सदस्य था, उस विधि सदस्य को स्थायी किया गया। मतलब इसे वोट का राइट भी क्या कर दिया गया? दे दिया गया। तो जो सुधार 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ, उस सुधार को आगे बढ़ाया गया 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। बात समझ रहे होंगे। तो क्या बड़े बदलाव हुए 1853 के चार्टर एक्ट में? मेरिट सिस्टम लागू किया गया, न केवल घोषणा की गई बल्कि 1 साल के पश्चात कमेटी का गठन और उसके अगले साल एग्जाम भी करवा दी। नंबर 2, लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव से डिवीजन हुआ। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछा है और स्टूडेंट इस पे गौर नहीं करते हैं। नंबर 3, जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे। जो विधि सदस्य था, जिसको वोट का अधिकार नहीं था, उसको वोट का अधिकार दे दिया गया। तो इस तरह से 3 बड़े बदलाव जो थे वो 1853 के चार्टर एक्ट में हुए। स्टूडेंट पूरा टॉपिक आप देखिएगा, 4 चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, सारा मैंने डिटेल से बताया है। सबको समराइज कर सकता हूँ मैं 1 मिनट के भीतर। समराइज हम कैसे करें? पहले रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी के मामलों में पहला हस्तक्षेप, पहला नियंत्रण, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्य, निर्णय बहुमत के आधार पर, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन, निजी व्यापार पर प्रतिबंध। ये था रेगुलेटिंग एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, सुधारवादी अधिनियम, क्या क्या बदलाव हुए? 4 की जगह घटा करके 3, गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, जो राजनीतिक मामलों का नियंत्रण। इस तरह से डायआरसी सिस्टम शुरू हुआ, निजी व्यापार को ख़त्म किया गया। 1793 का जो चार्टर एक्ट था कोई खास नहीं था, 20 साल के लिए बढ़ाया, थोड़ी सी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था की। 1813 के एक्ट में कुछ सुधार किए, शिक्षा के संबंध में सुधार हुए, ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई, कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म किया गया। 1833 में कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। और साथ साथ में जो बड़े बदलाव हुए वो ये हुए, भारत सरकार गठित हुई, भारत का गवर्नर जनरल बना, विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल बना, विधि सदस्य को नियुक्त किया लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। मेरिट सिस्टम को लागू किया लेकिन वह लागू नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया। और इसी तरह से हमने देखा था कि दास प्रथा को ख़त्म करने की घोषणा हुई, जो 10 साल बाद में इलियास द्वारा 1843 में ख़त्म हुई। 1853 में मेरिट सिस्टम को लागू किया गया, मैकाले कमेटी का गठन हुआ और विधायिका को कार्यपालिका से पृथक्करण कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो विधायिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, ये देखेगा, ये संवैधानिक विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव आ जाता है। मेरिट सिस्टम संवैधानिक विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव आ जाता है। इसीलिए ये एक पड़ाव, क्योंकि अब आगे जो है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और एक नई व्यवस्था आती है। तो जब नई व्यवस्था आएगी तो उससे नए टॉपिक में अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पर ही आज आपको बहुत सारी बारीकियां जो पहले नहीं कभी क्लियर हुई होगी वो ज़रूर क्लियर हुई होगी, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो इसके सेकंड पार्ट में हम फिर दोबारा से मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, शुक्रिया, थैंक यू।